प्रोफेसर सुब्रमण्यम के जाने के बाद कमरे में सिर्फ ऋषि और सूरज ही रह गए थे। सूरज ने यह सुनकर कि ऋषि आराध्या के लिए साइलेंट लैंग्वेज सीखना चाहता है, एक पल के लिए शॉक्ड होने का भाव दिखाया। सूरज, सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ऋषि, मैं जानता हूँ तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैं साइलेंट लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता हूँ। सूरज, जी सर। मतलब, जहां तक मुझे याद है, जब आपने ये डिसाइड किया था कि आप गौतम की शादी में जाकर उसकी दुल्हन से शादी कर लेंगे, जिससे मिस्टर गौतम को उनके दादाजी की प्रॉपर्टी ना मिले, और आपने वैसा ही किया। लेकिन तब आपने ये भी डिसाइड किया था कि ये शादी आपके लिए सिर्फ एक जरिया है मिस्टर गौतम को बर्बाद करने का, और जिस दिन आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप मैडम को तलाक दे देंगे। बदले में आप उन्हें एक अच्छी खासी रकम भी देंगे जिससे उनकी लाइफ सेटल हो जाए। अचानक से ये सब। ऋषि ने गहरी सांस ली और सोफे पर टेक लगाकर बैठते हुए कहा, ऋषि, मैं इसी बात पर कायम था जब तक कि आराध्या घर छोड़कर नहीं गई थी। इतना ही नहीं, मैंने उससे इस बारे में बात भी की थी। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं उसे तलाक दे दूंगा, और वो इस बात के लिए मान भी गई थी। उसने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया। मैं जो बोलता वो चुपचाप मानती गई, चाहे उससे शादी करने का फैसला हो या उसे तलाक देने का फैसला। आराध्या के घर छोड़कर जाने पर मुझे एहसास हुआ कि आराध्या ने अपने पूरे जीवन के साथ समझौता कर रखा है। उसे जिंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। जब गौतम उससे शादी कर रहा था, वो बिना किसी नानुकुर के उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। जब मैंने जबरदस्ती शादी की, तब भी उसने कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने उसे तलाक देने की बात कही, तब भी वो चुप बैठी थी। मैंने गुस्से में उसे चले जाने को कहा, तो वो छोड़कर चली गई। इसलिए जब मैं उसे वापस लेकर आया, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब आराध्या अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। और जहां तक बात रही मेरी साइलेंट लैंग्वेज सीखने की, वो मैं इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी बात ही समझ में नहीं आती। सूरज, तो क्या सर, मैं ये समझें कि आप मैडम को पसंद? सूरज इतना ही बोल पाया था कि ऋषि ने उसे घूर कर देखा। ऋषि, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब, मैं ये नहीं कहता कि मैं आराध्या को पसंद नहीं करता, लेकिन उस तरीके से पसंद नहीं करता। वो मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और मैं अपनी शादी में सिर्फ ईमानदार रहना चाहता हूँ। उस लड़की ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। मैं उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि उसे उसके हिस्से की खुशियाँ मिले। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि ऋषि ने कहा, बहुत सारे सवाल है तुम्हारे पास? ऑफिस में काम नहीं है क्या? सूरज मुस्कुराकर ऋषि के कमरे से बाहर आ गया। मन में खुद से कहता है, सर, मैडम के लिए आपका ये सॉफ्ट नेचर पहले तो कभी नहीं देखा। होना हो आपके दिल में मैडम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है, और मैं आशा करूंगा, जिसे आप अभी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कह रहे हैं, भविष्य में वो आपकी जरूरत बन जाए। पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मैं उन्हें मैडम से भाभी जी कहने लगूंगा। शाम का वक्त था। ऋषि अपने मेंशन में पहुंचा।
घर आकर वो सीधे अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर सबसे पहले उसने अपने लैपटॉप का बैग सोफे पर रखा और अपनी टाई की नॉट खोली। ऋषि अलमारी से अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से बाहर आकर उसने देखा कि आराध्या कमरे में नहीं थी। उसे लगा शायद वो नीचे होगी। अपना फोन लेकर वो नीचे हॉल में आया। ऋषि ने नौकरों से पूछा कि आराध्या कहाँ है, पर नौकरों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी ऋषि को निमो दिखाई दी। ऋषि ने निमो से पूछा कि आराध्या कहाँ है। निमो ने बताया कि वो बड़ी माँ के साथ गार्डन में है। ऋषि उनकी बात सुनकर सीधे गार्डन की तरफ चला गया। वहां उसने देखा कि बड़ी माँ और आराध्या गार्डन के पास एक बेंच पर बैठी थी। ऋषि जब उनकी तरफ आ रहा था तब उसने देखा कि आराध्या एक फ्लावर पॉट में फूल लगा रही थी। ऋषि वहां आकर उनके सामने बैठ गया और बड़ी माँ से कहा, ऋष्य, क्या हो रहा है बड़ी माँ? बड़ी माँ, कुछ नहीं, इस फूलदान में थोड़े नए फूल लगा रही थी और आरू मेरी मदद कर रही है। ऋषि आराध्या की तरफ देखकर बोला, मेडिसिन खाई तुमने? आराध्या ने धीरे से अपना सर हिलाया। ऋष्य, अब तबीयत कैसी है? आराध्या ने अपने हाथ से ओके का साइन बनाया और बताया कि अब वो ठीक है। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता देख बड़ी माँ मुस्कुरा दी। वो उठकर अंदर जाने लगी कि ऋषि ने उसे रोक लिया। ऋष्य, आप कहाँ जा रही हो? बड़ी माँ, तुम दोनों बातें करो, मैं प्रियंका को देखकर आती हूँ। ऋष्य, मैं भी चलता हूँ। बड़ी माँ, नहीं, तुम यहाँ बैठो, आरू के साथ बातें करो, मैं अंदर जा रही हूँ। और हाँ, गुस्सा मत करना इस बार। ऋषि मुस्कुराकर अपना सर हिलाया। बड़ी माँ के जाने के बाद ऋषि ने देखा कि आराध्या बहुत प्यार से गार्डन के फूलों को देख रही है। ऋषि, तुम्हें फूल पसंद है? आराध्या ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया और फिर वो बात ऋषि के सर के ऊपर से गुजर गई। कुछ समझ में नहीं आया। वो आराध्या की बात नहीं समझ पा रहा था। ऋषि आने मन में अब क्या बोल रही है पता ही नहीं चल रहा है। जब तक साइलेंट लैंग्वेज नहीं आ जाती तब तक कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बात करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ सोचकर उसने अपना दिमाग लगाया और फिर अपना फोन निकाला। उसने उसमें नोटपैड ओपन करके आराध्या के सामने किया। ऋषा, लिखकर बताओ क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराध्या ने ऋषि का फोन लिया और उसमें लिखकर उसे वापस दे दिया। ऋषि ने फोन लिया और उसे पढ़ा। आराध्या ने लिखा था, मुझे आपका गार्डन बहुत पसंद आता है। यहाँ की हरियाली सब मन को शांति देती है। ये पढ़कर ऋषि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो आराध्या की तरफ देखकर बोला, ऋषि, एक चीज दिखाऊं? आराध्या ने अपना सर हिलाया। ऋषि ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। आराध्या की तो जैसे सांस ही रुक गई। ऋषि उसका हाथ पकड़कर गार्डन में अंदर की तरफ ले गया। आराध्या ने आज तक गार्डन केवल बाहर से ही देखा था, वो कभी गार्डन के अंदर नहीं गई थी। आराध्या ने आज तक गार्डन केवल बाहर से ही देखा था, वो कभी गार्डन के अंदर नहीं गई थी। ऋषि उसे एक जगह ले गया और कहा, ऋषि, सामने देखो। आराध्या जब सामने देखी तो वो एकदम शॉक्ड हो गई।
आराध्या को वो जगह देखकर लगा जैसे कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई है। यहाँ गार्डन के पीछे एक सुंदर सा लेक था, जहाँ पर छोटे छोटे फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और आसपास जुगनू से वो जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। लेक में से गिरने वाला फाउंटेन उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। आराध्या तो उस जगह को देखकर एक पल के लिए मानो खो सी गई थी। उसे इस तरीके से प्यार से जगह को निहारता देख ऋषि उसके पास आया और धीरे से पूछा, ऋषि पसंद आया? आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। ऋषि, जब मैं बहुत ज्यादा अकेला फील करता हूँ या फिर मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो मैं यहीं आकर बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जगह मुझे एक सुकून देती है। ऋषि ने जहाँ बैठने की जगह थी उस तरफ इशारा करके कहा, चलो वहाँ बैठते हैं। आराध्या उसके साथ चल दी। वहाँ पर छोटे छोटे टेबल कुर्सियां लगी हुई थी जो कि लकड़ी की बनी हुई थी। आराध्या और ऋषि वहां जाकर बैठ गए और उस जगह को निहारने लगे। आराध्या को उस जगह को इतने प्यार से देखता देख ऋषि बहुत खुश हुआ। ऋषि आराध्या से पूछा, ऋषि, आराध्या? आराध्या उसकी तरफ देखी। ऋषि, एक बात पूछें? आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। ऋषि, तुमने मुझसे कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया? मेरी हर बात चुपचाप क्यों मान जाती हो? टेबल पर ऋषि का फोन रखा हुआ था। आराध्या ने फोन उठाया और नोटपैड ओपन करके उसमें लिखकर ऋषि को दे दिया। मुझे आपसे क्या सवाल करना चाहिए? ऋषि, मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, तुमसे जबरदस्ती शादी के, फिर तुम्हें छोड़ने की बात कही, गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, तुम घर छोड़कर चली गई। इतने सब में एक भी सवाल नहीं। आराध्या, टाइपिंग, अगर मैं आपसे कुछ पूछे भी तो क्या आप मुझे जवाब देंगे? ऋषि, हाँ, पूछो ना। आराध्या, टाइपिंग, प्रियंका कौन है? देखिए, ये सब पूछने का हक तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस घर में आपसे जुड़े सबको जानती हूँ। आराध्या, टाइपिंग, प्रियंका कौन है? देखिए, ये सब पूछने का हक तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस घर में आपसे जुड़े सबको जानती हूँ। सिर्फ एक प्रियंका जी ही हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ऋषि मुस्कुराया और उसकी तरफ प्यार से देखकर कहा, ऋषि, प्रियंका बड़ी माँ की बेटी है। आराध्या उसे इस तरह देखता देख ऋषि समझ गया कि आरू को कुछ समझ नहीं आया। ऋषि, मेरा और प्रियंका का रिश्ता समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा और बड़ी माँ का रिश्ता समझना होगा। आराध्या, अभी जब तुमने ये कहा कि मेरे जीवन में किसी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं कि मुझे जुड़ी हर बात जानने का हक है तुम्हें। आरू, तुम अकेली ही इस दुनिया में नहीं हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बल्कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आराध्या, टाइपिंग, बड़ी माँ, ऋषि, बड़ी माँ से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बड़ी माँ मेरे लिए वो है जिनके लिए मैं अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूँ। बड़ी माँ ने मुझे पाला है, उनके होते हुए ही तो मैं दुनिया में खुद को अकेला नहीं समझता हूँ। वो है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एक फैमिली है। ऋषि थोड़ा गंभीर हुआ, फिर एक गहरी सांस ली और आराध्या की तरफ देखकर कहा, मैं अपने जीवन का वो सच बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं बड़ी माँ और प्रियंका ही जानते हैं।
क्योंकि अब तुम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा सच पता रहे। ऋषि ने आराध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऋष्या, बड़ी माँ और प्रियंका मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन वो मेरे लिए अपनों से बढ़कर हैं। मेरे लिए हर रिश्ते, हर नाते से बढ़कर हैं। वो तुमसे बढ़कर हैं मेरे लिए, यहाँ तक कि वो मेरे से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। जब बात बड़ी माँ और प्रियंका की आती है कि तो मुझे दुनिया में कुछ भी सही गलत नजर नहीं आता, और उसी वजह से मेरी तुमसे शादी हुई। आराध्या ने ऋषि को सवालिया नजरों से देखा। ऋषि ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ आराध्या को देखा और कहा, ऋष्या, आराध्या, मैं तुम्हें अपने जीवन की ये सच्चाई बताने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जिस ऋषि नंदा को तुम जानती हो, वो तुम्हें एक झूठ लगने लगेगा।